तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बताइए कैसा चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई। हमारे साथ शुभम ठेकेदार जुड़े हुए हैं और सुधीर कुमार हैं, वरुण यादव हैं, मनीष मौहर हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। जहाँ पे पिछली क्लास में ख़त्म किया था उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। मज़ा आएगा आपको बहुत। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। सवाल ये है कि एक आदमी टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है और चेयर को 12% लाभ पर, 12% लॉस पर, ठीक है। और उसके बावजूद उसको 810 रुपए की प्रॉफिट होती है। अगर वो टेबल को 12% लॉस पर बेचता है, चेयर को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस। तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। आपके पास 20 सेकंड है सवाल को करने के लिए, फटाफट करिए। ठीक है, सबको राम राम, गुड इवनिंग। सवाल करिए। विक्रम, आपका ये सवाल, सर क्या ऐसे क्वेश्चन को भी वही मेथड से करेंगे? विक्रम, मैं वैसा एक सवाल लेकर आया हूं, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। कम और ज्यादा वाले मैंने करा दिए थे, बट एक कम एक ज्यादा वाला नहीं कराया था, वो मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है, जो आपका सवाल है वैसा ही। देखिए यहाँ पे एक चीज तो तय है कि अगर कुर्सी को 12% के लॉस पर बेचें और चेयर को 15% के प्रॉफिट पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये लिखा हुआ है साफ साफ। ये नहीं चलेगा ना इस पे पेन, यही दिक्कत है। देखता हूँ। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये वाली बात पता लग गई हमें। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि जो चेयर पे लॉस है, यानी जो चेयर पे लॉस है, जो चेयर पे लॉस है, कितना है चेयर पे लॉस? तो आप कहेंगे 12%। तो चेयर का 12% बराबर है, चेयर का 12% बराबर है, सॉरी टेबल का 12% बराबर चेयर का 15%। कह सकते हैं कि नहीं? टेबल का 12% बराबर चेयर का 15%, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। ऐसा तभी हो सकता है ना, देखिए अगर किसी पे 10 रुपए का फायदा हुआ है किसी चीज पे और फिर 10 रुपए का लॉस हो गया हो, तभी तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि टेबल का 12% चेयर के 15% के बराबर होगा, ये बात तो तय है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेयर को 12% लॉस, टेबल को, और चेयर को 15%, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यहां से ये पता लग गया, का से का कटा, परसेंट से परसेंट कटा, तो मुझे पता लग गया कि टेबल बटे चेयर कितनी है? 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 और 4 का अनुपात है। क्या इस 5 और 4 के अनुपात को मैं 500, क्या इस 5 और 4 के अनुपात को मैं 500 और 400 मान सकता हूँ? बोलो, मान सकता हूँ अपनी मर्जी से? कोई रोक लेगा क्या? नहीं, मैंने 500 400 मान लिया। अब ये कह रहा है, 500 400 के बाद ये कह रहा है कि एक आदमी 15% लाभ पर एक मेज बेचता है। एक आदमी 15% लाभ पर एक मेज बेचता है, तो 15% लाभ का मतलब क्या है? 75 रुपए का फायदा, अगर मैंने 500 मान ली टेबल की वैल्यू तो। और अगर चेयर को 12% लाभ, 12% का मतलब क्या है? लॉस, 12% लॉस है। बारह परसेंट लॉस का मतलब क्या है? 12 चौक 48 माइनस 48। तो आप यहां से देखेंगे कि 27 रुपए का फायदा आ रहा है ओवरऑल। 27 का फायदा आ रहा है, और इस 27 की वैल्यू सवाल में 810 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 30। एक की 30 होगी। अगर एक की 30 है तो इन्होंने कुर्सी की लागत पूछी, यानी चेयर की लागत पूछी, इन्होंने 400 की वैल्यू पूछी है। 400 की 4 दिया 12,000। बीच द करेक्ट आंसर। क्या सबका उत्तर आ रहा था धोंदियाल को छोड़ के? धोंदियाल तो 1200 बता रहा है, कितना इंटेलिजेंट है। ये एक सवाल देख लीजिए क्या है। एक आदमी एक ही कीमत पर 3 वस्तु बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स इज सेम। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, तीसरे को 25% हानि पर। पूरे लेन देन के दौरान उसे 120 रुपए का घाटा होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है और पहला वस्तु 20% लाभ पर और दूसरा 10% हानि पर। तो 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% का मतलब 1/5, और 10% हानि का मतलब क्या है?
1/10, और तीसरा 25% हानि का मतलब क्या है? 1/4, 1/4, ठीक है। 1/5, 1/10, 1/4। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैंने कहा कि ये पहला वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5 का सामान 6 में बेचता है। 5 का सामान 6 में बेचता है पहले वाला। दूसरे वाला हानि पर बेच रहा है, यानी 10 का सामान 9 पर बेचता है, ठीक है। तीसरा 25%, 1/4, 4 का सामान 3 में बेच रहा है। बोलो, 4 का सामान 3 में, 5 का 6 में बेच रहा है, 10 का 9 में बेच रहा है, 4 का 3 में बेच रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? बस मुझे इतना कोई बता दो कि हाँ जी क्लियर है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना। ये 6, 9, 3 को अगर हम सेम कर दें, 6, 9, 3 को अगर हम सेम करना चाहें तो 9 और 6 15 और 3 18। 6 और 9, 3 को अगर सेम कर दें तो 18 बना सकते हैं। तो पहले वाले को मैंने 3 से गुणा किया है, दूसरे वाले को 2 से, और तीसरे वाले को 6 से। तो मुझे ये पता चला कि पहले 15 का सामान 18 में बिका, फिर 20 का सामान 18 में बिका, फिर 24 का सामान 18 में बिका। आप देखेंगे इस पूरे लेन देन में यहाँ 3 रुपए का फायदा हुआ, यहाँ 2 रुपए का लॉस हुआ, यहाँ 6 का लॉस हुआ। तो पूरे में कितने का लॉस हुआ? ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कितने का लॉस हुआ? तो आप कहेंगे जी 5 का लॉस हुआ ओवरऑल। इस 5 की वैल्यू सवाल में 120 दे रखी है। 5 की वैल्यू अगर सवाल में 120 है तो 1 की कितनी होगी? 24। और हमसे सवाल में 18 की पूछ रहा है। 24 से गुणा कर दिया, 24 अट्ठे 192 का 2 हासिल 19, 24 से कम 24 और 19 45, 432 उत्तर। सवाल है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 40 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 40 रुपए ज्यादा होता तो लाभ प्रतिशत 50% होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 40 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 40 रुपए ज्यादा होता तो लाभ प्रतिशत 50% होता। अब ये जो एक बच्चे ने कहा था कम ज्यादा वाला, ये वो सवाल है। एक बच्चा कह रहा है एसपी को इक्वल क्यों कर रहे हैं सर, बताओ। अब हंसी आती है मुझे, हंसी आती है जब बच्चा कोई कहे ना एसपी को इक्वल क्यों कर रहे हैं। अबे ऊपर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ए मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस। सेल का मतलब ही है एसपी, सेम प्राइस। सेम प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी तीनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है। और जब तीनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है तो सेम ना करके क्या करूं भाई, आप ही बता दो मुझे, आप बता दो फिर मैं क्या करूं। देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यही होता है। 1/4 का मतलब मैं देख सकता हूं, यहाँ पे सीपी लिखी मैंने, पिछली क्लास में ये तरीका बताया था। एक सवाल इस तरीके का रह गया था कम ज्यादा का। अब हम कह रहे हैं कि 4 का सामान 5 में बेच रहा है। जब एक चीज को 40 रुपए कम करते हैं, सीपी को विक्रय मूल्य को 40 बढ़ा देते हैं, तो 50% का लाभ होता है। 50% यानी 1/2, यानी अब 2 पे 1 का लाभ होता है। अब सीपी और एसपी का अनुपात 2:3 है। अच्छा, ये 2:3 कब हुआ है? जब ये तो 40 कम है यानी माइनस, और ये 40 ज्यादा है। तो मैंने यही बताया था कि अगर कम है तो माइनस लगा देंगे, ज्यादा है तो प्लस। और अगर दोनों कम होती तो कोई जरूरत नहीं थी किसी साइन की, दोनों ज्यादा होती तो भी कोई जरूरत नहीं थी किसी साइन की। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सिखाया था? 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 का अंतर 2,
2 की वैल्यू आएगी। कैसे? 2 की गुणा 40 से 80, माइनस करेंगे अंतर निकालने के लिए, 3 की गुणा -40 से 120, तो 80 और -120 का अंतर निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 2 की वैल्यू 200 आ रही है। सवाल में नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है। नया विक्रय मूल्य, पहले मैं पुराना निकाल लूं, 5 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 की 500 होगी, और आपको मालूम है कि आपने 40 बढ़ाया है ये नए निकालने के लिए, तो 540 उत्तर। मैंने ये भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आती है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा। अगर आपको नीचे वाले की डायरेक्ट निकालनी है तो आप इसे ऊपर लिखेंगे। सिखाया था अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, नहीं सीख पाए तो ये आपका फॉल्ट है भाई, यही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल ऐसे आएंगे जैसे अभी तक जो हम प्रॉफिट है, जब तक ये नहीं कहा जाता कि प्रॉफिट किस पे होगा, जब तक ये नहीं कहा जाता कि प्रॉफिट किस पे होगा, तब तक हम मान के चलते हैं कि सीपी पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई कर दे कि ये प्रॉफिट एसपी पर है, तब इस बात का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, सिर्फ इतना लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, इसका मतलब है 1/5, 5 पे 1 का लाभ, यानी सीपी 5 है, 1 का लाभ है, एसपी कितनी है 6, ठीक है, 5 पे 1 का लाभ, एसपी कितनी है 6। अब इसके बाद अगर कोई ये लिख दे कि 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट एट एसपी, अगर कोई ये लिख दे 20% प्रॉफिट एट एसपी, इसका मतलब ही है जैसे दुल्हन ही दहेज है वैसे लड़का ही सरकारी नौकरी है एक बेरोजगार युवा। वाह वाह वाह, क्या लिखा है इसने, दुल्हन ही दहेज है वैसे ही लड़का ही सरकारी नौकरी है। तो अब मैंने कहा इसका मतलब 1/5, 1/5, तो 1/5 मतलब 5 पे 1 का लाभ है, तो अब 5 एसपी है, क्योंकि लाभ एसपी पर है, तो हम एसपी के नीचे 5 लिखेंगे। और आपको पता है कि इसमें एक लाभ है, तो सीपी कितनी होगी 4, बस बात खत्म। सीपी कितनी होगी 4, ये क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? मैं सवाल पूछूंगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एसपी पे लाभ का मतलब क्या है। ये लीजिए, सवाल आपके दामन में है, दामन आपके सवाल में है, सवाल आपके दामन में है, दामन आपके सवाल में है। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 14.28% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। ए पर्सन कैलकुलेट्स 14.28% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा, बता सकते हैं? देखिए 14.28% का मतलब क्या है, 1/7। 14.28% का मतलब क्या है, 1/7। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 14.28% का लाभ कमाता है, इसका मतलब है 1/7, 7 पे 1 का लाभ कमाता है। तो 7 क्या है भाई, उसकी एसपी है, 7 क्या है उसकी एसपी है। सीपी क्या होगी 6, सीपी क्या होगी 6, क्योंकि 1 का लाभ है। एसपी पे कितना है, एसपी कितनी है 7, तो 1 का लाभ है, सीपी कितनी होगी 6। अब सीपी अगर 6 है, इसका मतलब 1/6, और 1/6 का मतलब 16.66% की लाभ, यही उत्तर है।
1/6 16.66% का लाभ है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के अलग ही इशू होते हैं, जो किसी के नहीं होते वो कुछ लोगों के इशू होते हैं। ये सवाल देख लो, बहुत प्यारा है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो समझ लो। पहले सवाल पढ़ लो, सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ना जरूर। वन शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एट सीपी, सेकंड एट एसपी, बोथ गेन्स प्रॉफिट of 30%. If SP of both is same and difference of both the profit is 36, then find the SP. मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि जो पहला दुकानदार जो सीपी पे कैलकुलेट करता है, फर्स्ट दुकानदार जो सीपी पे कैलकुलेट करता है, तो उसकी सीपी 100 है और 30% का लाभ है, तो एसपी कितनी है? 130। मानते हो कि नहीं? 100 रुपए अगर सीपी है तो एसपी कितनी है? 130। ये बात मानते हो या नहीं? फर्स्ट सीपी पे कर रहे हैं तो सीपी 100 है, एसपी कितनी है? 130। अब आपने कहा है दोनों की एसपी सेम है, 130 है इसकी एसपी। इसका लाभ तो आपको पता ही है, +30 है। अगर मैं यहां प्रॉफिट लिखूं तो ये कह सकता हूं कि इसका लाभ 30 है। 100 रुपए का सामान 130 में बिक रहा है तो लाभ कितना है? 30, प्रॉफिट 30 है। इसके बाद मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्रॉफिट अगर 30 का है तो अब ये 130 है, 130 का 30% कितना होगा? 130 का 30% कितना होगा? तो आप कहेंगे अब यहां पे लाभ 39 का है। पता है बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि वो ना एसपी सेम करेंगे, कर रहे होंगे, कई सारे लोगों ने किया होगा, एसपी सेम कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं एसपी सेम क्यों करनी है? एसपी तो सेम है ही। अगर यहाँ 130 है तो मैंने यहां भी 130 लिख ली। एक्चुअली क्या है, आप लोग कैसे कर रहे हैं? 30% 10 से 13 कर दिया पहले, ठीक है। फिर अब आपको 10 से 13, अब 10 में 3 का लाभ तो यहाँ 7 कर दिया, और फिर अब आप इसको इक्वल कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं, इसको 13 से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इसकी जरूरत कहाँ है? क्यों? क्योंकि इस सीपी की जरूरत नहीं है सेकंड वाले की। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो एसपी पे है। अगर मुझे एसपी पता है तो मैं वहीं से प्रॉफिट निकाल सकता हूं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं? ये बात समझ पा रहे हैं नहीं मैं क्या कह रहा हूं कि सेकंड वाले का लाभ निकालने के लिए उसकी सीपी की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एसपी पता है तो मैंने एसपी 30% डायरेक्ट कर दिया लाभ निकालने के लिए। तो अब देखिए लाभ का अंतर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और लाभ की वैल्यू 36 दे रखी है, अंतर की 9 की वैल्यू 36 दे रखी है, यानी 1 की 4 है। 1 की 4 हमसे इसकी पूछ रहा है, 4 से गुणा कर दिया, 520। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 520 उत्तर आ गया। एक दुकानदार खरीद मूल्य पर परसेंट लाभ और दूसरे की बिक्री मूल्य पर गणना करता है। दोनों ने 3000 में बेचा है सामान। ये कितनी सिंपल सी बात है। 20% के लाभ की अगर मैं बात करूं तो 20% का मतलब 1/5। पहले दुकानदार की अगर बात करूं तो उसने 5 का सामान 6 में बेचा है, बेचा उसने 3000 में है, तो जो लाभ है एक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 500। ये उसका प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट है। दूसरा वाला तो आपने 3000 में ही बेचा है और उसका 20% ही लाभ लिया है आपने, तो 100 रुपए है, 600 रुपए है इसका 20%। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? मैं पूछ रहा हूं, क्या इस सवाल को करने में किसी तरह की मुश्किल हुई? आप ये भी कर सकते थे कि 100 से 120 लिखते और फिर यहां भी 120, यहां पे लाभ 20 था, यहां इसका 20%, लाभ 24 होता। आप कहते जी आपको 120 की वैल्यू दे रखी है 3000 सवाल में, और आपसे 4 की पूछ रहा है। 4 की पूछने का मतलब 30 से भाग लगा देते, 3 से लगाते, 3 चौक 12 और ये 100 आ जाता। ये भी एक तरीका था। क्या दोनों में से किसी भी तरीके में तकलीफ हुई आपको? क्या दोनों में से किसी भी तरीके में तकलीफ हुई आपको? मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों। एक टीवी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 0.5% प्लस 34 रुपए ज्यादा होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? देखिए
मैंने कहा कि 100 रुपए का सामान था और 10% लाभ यानी 110 पर बेचा जा, 100 रुपए का सामान 110 में बेचा जा रहा है, यानी प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं कि यही लाभ अगर एसपी का होता 10%, ये कह रहा है इस पे 10% लाभ होता, यानी कितना होता, 11 होता। बोलो 11 होता नहीं होता? तो ये कह रहा है कि जो ये लाभ का डिफरेंस है एक, ये बराबर होगा सीपी का 0.5%। तो इसका 0.5% कितना होगा, 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा, 0.5% 100 का, प्लस 34 रुपए आ रहा है खुद का है। तो लाभ का जो डिफरेंस है वो सीपी का 0.5% प्लस 34 रुपए होता। अब आप देखो ध्यान से, एक में से 0.5 निकाला तो कितना बचेगा, 0.5 की वैल्यू 34 रुपए है, 0.5 की वैल्यू 34 रुपए है। डबल कर दें तो एक की कितनी होगी, 68। हमें 100 की पूछ रहा है, 6800 उत्तर है। क्या आप में से कोई निकाल पाया था सीपी 6800? कई लोगों का ठीक था, कई का बिल्कुल गलत था। रोशन पांडे का ठीक था, एसएससी योद्धा का ठीक था। दोबारा समझा देता हूं, मैंने कहा एक टीवी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। 100 रुपए की टीवी है, 110 में बेचा जाता है। 100 रुपए की टीवी है, 110 में बेचा जाता है। फिर मैंने कहा कि अगर लाभ 110 का 10% होता, 110 का 10% यानी 11 होता, तो पी कितना है, 10। समझना बात को, पी कितना है, 10। तो मैं ये कह रहा हूं मित्र कि अगर पी 10 है और ये 11 है, तो 10 और 11 का अंतर एक की वैल्यू कितनी है सवाल में अंतर की, सीपी का 0.5% प्लस 34 रुपए। तो सीपी का 0.5%, 0.5 प्लस 34, 0.5 को इधर लेके आए। अब आप सोच रहे होंगे आपने इसमें क्यों नहीं जोड़ा, देखिए ये रुपीज है, ये यूनिट है। अगर आप इस सवाल को करते और यहाँ हल्का हल्का एक्स चुपका लेते, यहाँ पे छोटा सा एक्स, यहाँ छोटा सा एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, इस पे थोड़ी आता एक्स, नहीं, 0.5x 100x हो सकता था। ठीक है, चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप के सवाल देखो। पी ने क्यू को 25% के लाभ पर एक मेज बेची, क्यू ने उसी मेज को 90 रुपए में बेचा, जिससे 20% का लाभ। एक बात बताइए, मैं क्यू की बात कर लेता हूँ। क्यू को 20% का लाभ यानी 1/5 का लाभ हुआ है, यानी क्यू ने जो सामान 5 में खरीदा है उसको 6 में बेचा है, 1 के लाभ पे। मानते हो या नहीं? अब आप कह रहे हो कि जी इसने तो 90 में बेचा है, 6 की वैल्यू 90 है, तो फिर 5 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी, 6 की 90 है, 15 छक्के 90, पन्ना 75। बोलो होगी या नहीं, बोलो होगी या नहीं? 5 की 75 होगी, मतलब कि क्यू ने इसे 75 में खरीदा था, क्यू ने इसे 75 में खरीदा था। अब क्यू ने अगर 75 में खरीदा था, तो सवाल में लिखा हुआ है कि पी ने जो सामान 4 रुपए में खरीदा था उसे 5 में बेचा है क्यू को, ये क्यू को है, ये देखो ना, 1/4 का लाभ है। अच्छा इसने कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे जी 75 में बेचा था, तो इसका मतलब इसने खरीदा कितने में था, 60 में खरीदा था। ये सीपी ऑफ पी है। अब कह रहा है कि वह मूल्य ज्ञात करिए जिस पर पी ने जेड से मेज खरीदी थी, जेड को 25% का लाभ हुआ था। वाह, कितनी वाहियात बात है। अब जेड की बात कर लेते हैं। जेड को कितने का लाभ हुआ था, 25%, यानी जेड 4 का लाया था कोई सामान, उसने 5 में बेचा था, और इसको पड़ा कितने का था, 60 का। 60 का पड़ा था, वह मूल्य ज्ञात करिए जिसपे पी ने जेड से मेज खरीदी है। यदि ज्ञात है जेड ने लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त किया। ये तो सीपी ऑफ पी दे ही रखी है, तो फिर गलत दे रखा है। फाइंड द प्राइस एट विच पी बॉट द टेबल फ्रॉम जेड इफ इट इज नोन दैट जेड गेन्स 25% इन द ट्रांजेक्शन। पी सोल्ड ए टेबल क्यू एट प्रॉफिट ऑफ 25%। मुझे लगता है यही उत्तर आ गया, 60 उत्तर आ गया। इसमें तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 60 उत्तर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो पी की बात करी है कि पी ने कितने में खरीदी, पी ने 60 में खरीदी है। अगर ये पूछता सवाल में जेड ने कितने में खरीदी थी, तब मुद्दा आता कि 5 की वैल्यू 60 है तो 4 की 48, तब हम कहते कि 48 में जेड ने खरीदी थी। अगर जेड पूछता तब 48 आता, अभी पी पूछा है तो पी तो डायरेक्ट यहीं से आ गया कि पी ने 60 में खरीदी थी, क्योंकि पी को 60 की पड़ी है, पड़ी है कि नहीं पड़ी?
ए बी को एक वस्तु बेचकर अपनी लागत का 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 700 रुपए में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3वां भाग की हानि होती है तो ए का लागत मूल्य क्या होगा ये बताना है। मैं ये कह रहा हूं कि ए बी को एक वस्तु बेचकर अपनी लागत का 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है। ए की अगर बात करें तो ए ने कोई सामान 6 में खरीदा और उसको 7 में बेच दिया बी के लिए। बी ने ले लिया 7 में। बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। अब देखिए बी उसे 25% के लाभ पर बेच देता है तो मुझे 25% को 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। 4 6 24, 7 चौक 28। ठीक है, 4 का मल्टीपल बना लिया। क्यों? क्योंकि इसका 25% निकालना है मुझे। 1/4 का लाभ ले रहा है, इसका 25% 7, तो ये 35 में बेच रहा है। ये सी को 35 में बेच रहा है। ये सी ने खरीदा 35 में। अब इसने कहा है सी इसे 700 रुपए में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3 भाग की हानि होती है। मैं अलग से कर लेता हूं। सी की अगर बात करूं तो उससे 3 की हानि होती है। 3 पे 1 की हानि होती है, यानी वो 2 में बेचता है माल को। सवाल में कह रहा है नहीं जी वो 2 में नहीं, वो 700 में बेचता है। अगर 2 की वैल्यू 700 है तो सी ने कितने में खरीदा था? 1050 में। सी ने 1050 में खरीदा था और ये 1050 इस 35 की वैल्यू है, वो मैंने अलग से निकाल लिया। 1050, एक की वैल्यू कितनी है? 30। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? 1 की 30 है, एक का लागत मूल्य पूछ रहा है। 24 की कितनी होगी? 30 से गुणा करेंगे तो 24 दिया। ये सबसे आसान सवालों में आते हैं। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, बट क्या ये सवाल मुश्किल लग रहे हैं आपको? क्या ये सवाल मुश्किल लग रहे हैं आपको? मैं पूछना चाहता हूँ। हलवा है सर, बिल्कुल। देखो मैंने इसको 4 से गुणा क्यों की? क्योंकि मुझे 25% निकालना था। मैंने कहा 6 का समान 7 में 1/6 तो मैंने इसको 4 से गुणा की। 4 6 24, 4 7 28। मैंने कहा 28 पे 1/4 का लाभ 7, 28 पे 7 जोड़ा, यानी सी ने 35 में खरीदा है। अब सी ने जो सामान 3 में खरीदा है उसको 2 में बेच दिया। 2 की वैल्यू 700 है, 3 की निकाल दी 1050। ये 35 की 1050, 1 की 30, 24 की 720। बोलो अजीत राजभर, नाम अच्छा लगता है मुझे, अजीत राजभर। अब एक जो सवाल पूछ रहा हूं उसको कैसे करना है वो देख लीजिए। इन सवालों को कैसे करना है, हर एक टाइप जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं, मजा आ रहा है बहुत। हर एक टाइप कवर हो रहा है, मजा आ रहा है बहुत। देखिए कुछ वस्तुएं 550 रुपए की खरीदी जाती हैं और उसका 3/8 भाग 7% हानि पर बेच दिया जाता है। बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 23% का लाभ हो? तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ वस्तुएं 550 रुपए की खरीदी जाती हैं और उसका 3/8 भाग, देखो देखो 3/8 भाग को हमने क्या किया? 7% हानि। बस ऐसे लिखेंगे। अब देखो 3/8, 8 में 3 भाग लिख लिया, बचा कितना? 5/8। बचा कितना? 5/8। यही बचा दोस्त, बचा कितना? 5/8। इसको कितने पर बेचे? मैंने लिख दिया X%। तो ओवरऑल लाभ 23%। इस टाइप के सवाल को इसी तरीके से करेंगे। 550 या इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 3/8 भाग 7% के लॉस पर, 5/8 भाग X% के प्रॉफिट पर, अब 23% लाभ है। तो 7 तिया 21 माइनस 21% प्लस 5x बराबर 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 लिख सकते हैं। आपने कहा मास्टर साहब 5x कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, 205। x कितना आ जाएगा? 41%। बल्ले बल्ले उत्तर आ गया। बल्ले बल्ले क्या हुआ? उत्तर आ गया। ऐसे 3-4 सवाल करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप सोच रहे होंगे मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, लेकिन अभी 2 हैं, 2 पार्ट है, तब एलिगेशन लग सकता है। कल को 3 पार्ट पे भी सवाल आएगा। कल को नहीं, अभी अगली 5 मिनट में आएगा, तब क्या करोगे? तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी दोस्त। देखिए 5/8 वस्तुएं, ध्यान से समझना, 5/8 वस्तुएं 8% के लाभ और बाकी 3/8 6% की हानि। यही है। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं ये कितना आ गया? आप कहेंगे 8 से 8 कट गया 5 और 6 तिया 18/8 कितना होगा? 9/4। 4 पंजे 20, 11/4% आ गया जी लाभ। ये आ गया।
लाभ आ गया ओवरऑल 11/4%। अब कोरिया का बच्चा कह सकता है कि जो इसको लाभ हुआ है वो 132 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से कटेगी, 12 चौक 48, 100% कितना होगा 4800, यही उत्तर है। 100% कितना होगा 4800, यही उत्तर है। 5/8 8% प्लस 3/8 माइनस 6%, ओवरऑल आ गया 11/4% का प्रॉफिट। 2-4 और ऐसे सवाल कर लो, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जल्दी जल्दी कर लो, बट जल्दी जल्दी कर लो, और जल्दी कर लो, मैं तो ये कहूंगा और जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। देखो, 1/4 वस्तुएं 12% के लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 12% के लाभ पर, 1/3 15% के लाभ पर, और शेष कितनी बची कोई बता सकता है? देखिए 1/4 प्लस 1/3 बराबर 3 प्लस 4/12, यानी 7/12। 7/12, 1/4 1/3, ये कितना आ गया 7/12, यानी बचा कितना 5/12। 5/12। अब 5/12 कितने पर है? 24%। 24% पर है, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 4×3 = 12, 3%, 3×5 = 15, 5% प्लस 10%, यानी 10 5 3 18% आ गया। अब 18% की वैल्यू सवाल में कितनी है? 45 है। 18% की वैल्यू 45 है, हमने कितने से भाग कर सकते हैं? 9 से। 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 50 से गुणा कर दिया, 100% की कितनी आ गई? 250। तो 250 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो, 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 35/2% के लाभ पर। कितनी हो गई मिला के? 1/3 और 3/5 को जोड़ लू, 15, 14/15 हो गई, यानी बची कितनी है? 1/15 वस्तुएं शेष। 1/15 7.5%। अब कोरिया का बच्चा भी बता देगा इस सवाल का उत्तर भाई। 14/3, 5×7 = 35, 7×3 = 21/2 और 14/3। 14/3 प्लस 7×3 = 21/2, 10.5 प्लस 0.5, ये कितना आ जाएगा जी? 3×4 = 12, 4.66। आप बता सकते हैं उत्तर कितना आएगा? 10, और ये 11 और 4 15.66। क्या कोई बच्चा है जिसका 15.66 उत्तर आ रहा था? 14.66 बता रहे हैं सब, 14.66 बता रहे हैं लोग, हमारा 15.66 आ रहा है। 14/3 यानी 3×4 = 12, 2 बचेगा, 4.66, 7×3 = 21/2, 10.5 और 0.5, 11, 11 और 4 15.6। हम गलत हैं या आप गलत हैं? बस इतना बता दीजिए। हम गलत हैं, आप गलत हैं? अच्छा, हानि है क्या? सिट 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 सिट, इतने की वस्तुएं हानि पर बेची हैं, ये माइनस है, ये माइनस है दोस्त, तब तो 14.66 ही आएगा। वो मैंने देखा नहीं, हानि है। अब ठीक है सबका, अब ठीक है, लॉस है, कोई बात नहीं, हो गया लॉस एंजल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्काउंट पे बात करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट से फिर हमें बेईमान दुकानदार भी समझना है, तो थोड़ा डिस्काउंट पे फोकस करते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या क्या है? डिस्काउंट बट्टा, पता रहे आपको क्या है, ठीक है। जैसे हमने और आपने समझा था
हमने और आपने समझा था कि सीपी है और सीपी पे हमने प्रॉफिट कमा लिया तो एसपी बन गया, और सीपी पे लॉस गवा दिया तो एसपी बन गया। अगर एमपी की बात करूं मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस पे कुछ छूट देते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तब क्या आता है? एसपी आता है। मार्क प्राइस पे कुछ छूट देते हैं तो क्या आता है? डिस्काउंट आता है। यानी डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। ठीक है, जब कोई हमसे परसेंट डिस्काउंट की बात करता है तो हम कहते हैं कि जो डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, अगर आप 100 पे निकाल दें तो वो परसेंट डिस्काउंट है। ठीक है, दो तीन बातें हम यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि मैंने सीपी किसी चीज की 100x ले ली, 100x मैंने सीपी ले ली, मैंने एमपी 100y ले ली, 100y ले ली। अब आप ये कह रहे हो कि जी पी परसेंट का लाभ है, तो एसपी कितनी होगी जी? 100x प्लस पी एक्स, 100% पी एक्स हो जाएगा। मैंने कहा जी डी परसेंट का डिस्काउंट है, तो आपने कहा जी 100y माइनस डी वाई, डी परसेंट डी वाई होगा इसका। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों बराबर होंगे एसपी, क्योंकि ये भी एसपी है ये भी एसपी है। तो यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं और यहां से वाई, तो आपको नहीं लगता कि ये 100 प्लस पी, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी आ रहा है। अगर आप इधर 100 से गुणा भी कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि ये सीपी है और ये एमपी। तो बस ये वाली चीज याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है, बिल्कुल रट लेनी है क्या, कि जो सीपी और एमपी का अनुपात होता है वो होता है, सीपी छोटी होती है तो 100 में से घटेगा, एमपी बड़ी होती है तो जुड़ेगा। घटता डिस्काउंट है और जुड़ता प्रॉफिट है या लॉस है। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट बताना चाह रहा हूं। जैसे कोई ये कह दे कि 20% का डिस्काउंट दिया और फिर 25% का दिया, दो दिया, तो बताइए ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? ओवरऑल, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि 20% देने का मतलब क्या है। कई बच्चे कहेंगे कि यार 20% का मतलब है कि आपने पहले 100 में 20 कम किया, अगर ये एमपी थी तो ठीक है 80 रह गया, और फिर आपने 25 कम किया, 25 कितना होगा इसका? 20 और कम किया 60। यानी अगर आप ओवरऑल देखना चाहो तो 100 कितना रह गया? 40%। ये इसका ओवरऑल डिस्काउंट है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि यार 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 का सामान 4 में आए, 5 का सामान की कीमत आपने 4 कर दी। ठीक है, अब आप 1/4 का डिस्काउंट देते हो, 4 के सामान की कीमत आपने 3 कर दी। दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 4 से 4 कटेगा गुणा करने पे, ये आ गया 5 से 3। आपको नहीं लगता कि आपने डिस्काउंट 2 का दिया है 5 पे, 100 पे कितने का होगा? 40%। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का तरीका है एक, जो कि बेस्ट है। एक ये तरीका भी है। इसके अलावा एक और गंदा तरीका निकल के आता है दोस्त, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो आप डायरेक्ट याद रख लो कि ए और बी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ए और बी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। आप चाहो तो मैं ये फॉर्मूला लगा के यहां दिखा रहा हूं। आपने देखा 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे 100, तो ये कितना आ गया? 45 माइनस 5 बराबर 40%। बोलो जी ये क्लियर है? बोलो जी ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ यहां तक। सर रिपीट वन मोर टाइम। सर डिस्काउंट और गेट फ्री सेम होता है, एक ही बात है, मैं बताऊंगा। वो डिस्काउंट और गेट फ्री भी समझाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखना कमेंट कैसे रुक गए, बढ़ नहीं रहे बच्चों के।
मैं छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं। अभी तो परसों भी इसकी क्लास है, परेशान होने वाली बात नहीं है, परसों भी क्लास है, डोंट वरी। आप ये सवाल देखो, परसों भी क्लास है। ये देखो, ऐसे सवाल आजकल पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ये सब सवाल। ए रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट। ए डिस्काउंट ऑफ 12% फॉलोड बाय ए डिस्काउंट ऑफ 8%, या 15 और 5। ऐसे सवाल को कैसे करना चाहिए? सर आपके साथ चाय भी पी है श्रवण कुमार, इन्होंने मेरे साथ चाय भी पी है। यार आप अपने चैनल का लिंक नहीं भेज सकते श्रवण? देखो भाई, इस सवाल में क्या है कि 2 सक्सेसिव 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट है। जैसे अब मैं कह रहा था, इस सवाल में ना हम इतना ही सोचते हैं कि जैसे a प्लस बी है तो 10 प्लस 10, और आपको पता है 10 गुणा 10 आएगा और बटे 100 आएगा। ये बात मानते हो? ये मैं क्यों कह रहा हूं देखना। अब जैसे आपको पता है कि 12 प्लस 8 और माइनस 12 गुणा 8 बटे 100 आएगा। ऐसे ही 15 प्लस 5 माइनस 15 गुणा 5 बटे 100 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो मैं एक चीज आपसे कह रहा था कि जब हमें पता है कि हर बार 20-20 आना ही है सबसे, और इसने पूछा है कि किसी विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो एसपी न्यूनतम होने का मतलब क्या है? जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो। और डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा? जिसमें ये चीज सबसे कम होगी। और ये चीज सबसे कम किसमें होगी? जिसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ 10 12 96 15 पंजे 75, इस वाले में सबसे कम है। तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें होगा जिसका इंटू सबसे कम है। जैसे 10 12 अट्ठे 96 15 पंजे 75, यानी था। समझ गए बात को? जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, इंटू बता देगा कि किस में डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। डिस्काउंट मैक्सिमम जिसका इंटू सबसे छोटा, बात खत्म। बोलो भाई छोटू। देखो भाई, अब पहले वाली छूट क्या है? 10 और 12 22 है, और 22 माइनस 120 बटे 2 1.2 है। 12 और 8 है, 12 और 8 20 माइनस 12 अट्ठे 96.96। उसके बाद 14 और 6 20 और 14 छक्के 84.84। तो इसने यही कहा है, और एक 21% की डायरेक्ट छूट। तो मैं ये देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम छूट किस में है? 21% की जो डायरेक्ट छूट है वो मैक्सिमम है। तो फोर्थ में क्या होगा? मिनिमम होगा। देख के ही समझ पा रहे हैं, फोर्थ में मिनिमम होगा। मैक्सिमम छूट डी में है। कोई डाउट है यहां पे? आकाश दौंदियाल साहब को। दौंदियाल, बिक्री मूल्य न्यूनतम कब होगा? जब मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। दौंदियाल, 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। गणना करेंगे ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। देखिए, 24 चूड़ियां खरीदी तो 6 चूड़ियां मुफ्त में मिली, यानी टोटल चूड़ियां कितनी मिली हैं? 30 मिली हैं टोटल। उस 30 में डिस्काउंट कितने का है? 6 का। डिस्काउंट 30 पे हुआ है, यानी 30 चूड़ियों से केवल 24 का मूल्य लिया गया, यानी 6/30। 6/30 तो 100 पे कितना होगा? 20%। अब समझ में आया फ्री वाले का मतलब? अब मतलब समझ आया फ्री वाले का? अक्सोय हलदर हल्दोय अक्सर अक्सर हल्दोय हलदर हलदर अक्सोय हलदर हलदर। अगला सवाल पूछता हूं। अगला सवाल, सत्यम एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदता है। दुकानदार उस पर 15% की छूट देता है, तथा एक क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 रुपए है उसे भी मुफ्त में देता है। दुकानदार उसके बाद भी 25% लाभ प्राप्त करता है। तो बास्केट मूल्य का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा?
यार दिनेश एक बात बताइए, अगर 24 पे 6 फ्री दूंगा, यानी मैंने माल कितना लिया है 30 का, पैसे 24 के दे रहा हूं, यानी 30 पे 6 का डिस्काउंट है ना, 30 पे 6 का डिस्काउंट है, तब 24 पे 6 फ्री बोल पा रहे हैं। सर एक मिनट सुनिए ना, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत ट्राई किया बट फॉर्म नहीं भरा जा रहा। शिवम की समस्या का निदान करिए, शिवम की समस्या का तुरंत निदान किया जाए, क्योंकि शुभम अपना ही बच्चा है। देखो भाई, एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदी और दुकानदार उस पर 15% की छूट देता है, और क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 रुपए है उसे भी मुफ्त में देता है, तो उसके बाद 25% कमा लेता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर 1200 की बॉल 15% का डिस्काउंट कितना हो गया, 180 रुपए, यानी 1040 रुपए लेता है, 1020, 1000। और दुकानदार क्या कर रहा है कि 65 रुपए अपनी पास से एक मुफ्त बॉल और दे रहा है इसमें, मतलब इसके पास केवल 1020 रुपए आ रहे हैं। ये बात, यहां तक बात आ गई समझ। अब इसमें क्या है कि इसने जो 25% का लाभ कमाया है वो सिर्फ बास्केटबॉल पे ही कमाया है, क्लियर लिखा नहीं है वैसे सवाल में, मैं आपको बता दूं, क्लियर ये बात लिखी नहीं। यानी जो इसके पास 1020 आए हैं, जो इसके पास 1020 आए हैं, उसमें कहानी ये है कि 65 रुपए तो एक बॉल की वर्थ ही है। तो फिर इसका मतलब इसके पास एक्चुअल में कितना आया है, तो आप कहेंगे जी इसके पास एक्चुअल में 955, 955 इसके पास एक्चुअल में आया। लेकिन उसमें भी इसने 4 से का सामान 5 में बेचा है, 25% का लाभ है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5, 191, तो 4 की कितनी होगी 764। अब ठीक है, हम क्या गलती कर रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि 65 में भी ये लाभ ले रहा है, लेकिन क्लियर नहीं किया है सवाल में कि लाभ उस पर भी लेगा या नहीं लेगा। हमें लगा कि 65 में देने के बाद उसमें भी लाभ है, बट लाभ नहीं है, क्या करें। दोबारा समझा रहा हूं, एक बास्केटबॉल थी 1200 में, दुकानदार उस पर 15% की छूट देता है, तो 1200 से 15% की छूट 1020 सत्यम ने पे किया है। उस 1020 में दुकानदार को 65 रुपए तो ऐसे ही कुर्बान करना पड़ गया, ऐसे समझ लो कि उसने 65 रुपए का सामान कुछ और दे दिया, ठीक है, 65 रुपए का सामान कुछ और दे दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं उसको जो एग्जैक्टली पैसा सामान का मिला है या बास्केटबॉल का मिला है वो 955 मिला है, और उसमें उसको 25% का लाभ है। 25% के लाभ का मतलब 4 का सामान 5 में गया है, 5 की वैल्यू 955 है, 4 की कितनी हो गई 764, यही उत्तर। 716 में बेचा गया, अगर 6.5% की छूट दी जाती तो कितने में बेचा जाता। देखिए 10.5% की छूट देने का मतलब बता सकते हो क्या है, 10.5% की छूट देने का मतलब क्या है कि आपने किसी सामान को 89.5% में बेचा, कह सकते हैं। आप कह रहे हो नहीं हमने तो 6.5% की छूट देनी थी, इसका मतलब कि आपने किसी सामान को 93.5% में बेचा है। अब इसकी वैल्यू है, क्या मैं इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूं, आप कहेंगे हाँ जी, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 179 और 187, ठीक है। क्या कट रहा है अभी भी ये किससे, 9 से कट रहा है, नहीं किसी और से कट रहा है, अब किसी से नहीं कटेगा ये। तो मैं सीधी सीधी बात ये कर सकता हूं क्या कि 179 की वैल्यू 716 है, क्या ये किसी से कटेगा, 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ जी कट रहा है, 17 चौका 68, 9 चौक 36, 4 से कट रहा है, एक की वैल्यू 4 है, तो 187 की कितनी होगी, 4 सत्ते 28 का 8, एक ही ऑप्शन था, उत्तर लगा दिया। क्या आपने ऐसे करा इस सवाल को मेरी तरह, क्या आपने ये रेशियो निकाल के मेरी तरह करा या नहीं करा। अक्सोय हलदर, मैं एमपी निकाल के किया, क्यों किया एमपी निकाल के, क्या जरूरत थी एमपी निकालने की, बताओ मुझे, क्या एमपी निकालने की जरूरत थी, नहीं थी, तो क्यों किया, कंपैरिजन क्यों नहीं किया। सनी कुमार सिंह, सनी कुमार, कुमार सनी, सिंह 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 रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया रे, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा डोले, दिल का ख्याल रे ओ, कौन
बजाए बांसुरिया रे मेरा मन डोले तन डोले मेरा डोले डोले दिल का ख्याल रे वो कौन बजाए बांसुरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने कहा मेंस में पूछा गया। देखो, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के बाद 54,120 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए 12% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 12% का मतलब है 3/25 और 18% का मतलब है 9/50। क्या मैं ये कह सकता हूं पहला डिस्काउंट 25 से 3 का था, 22 में जा रहा था माल, फिर 50 से 9 का था, 41 में जा रहा था। यानी मैं ये कह सकता हूं कुछ कट पिट रहा है, हाँ जी, ये 25 और ये 11। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 625 का सामान फाइनली डिस्काउंट होके 11 एकम 11 का एक हासिल 1 11 चौक 44 551 में जा रहा है। आपने ये कहा है कि जो सामान जा रहा है वो 54120 में जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्त कि हम 11 गुणा 41 की वैल्यू है ये, हम चाहते तो गुणा भी नहीं करते, ये कटनी चाहिए 11 से भी और 41 से भी। एक की वैल्यू निकालने के लिए पहले 11 से काटा, 11 चौक 44, 11 निम्मा 99, 11 दूनी 22, फिर 41 से काटा, 41 एकम 41, बचेगा कितना 8, 41 दूनी 82, एक की वैल्यू 120 आ। अगर एक की 120 है तो 625 को 120 से गुणा करूंगा, 0 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 12 छिंग 72 और 3 75,000। क्या आप सबका उत्तर आ रहा है 75,000? क्या ये सवाल करना मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल करना मुश्किल था मित्र? एक बच्चा कह रहा है 451 की जगह 551 हो गए हैं। 11 एकम 11 का एक, हाँ हो सकता है 451 होगा ना, मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। बात यह है इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लिख, आप भी मत लिखो, आप इसे 11 गुणा 41 ही लिखो, बात खत्म। एक बार 11 से काटेंगे। ये सवाल देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। देखो भाई, 10%, 20% और 25% की 3 छूट है। 10% छूट का मतलब 10 का सामान 9 में, 20% का मतलब 5 का सामान 4 में, 25% का मतलब 4 का सामान 3 में। 4 पे 1 की छूट, लिख लिया सब, मल्टीप्लाई किया तो पता चला 4 से 4 कट गया, 10 पंजे 50, 50 का सामान 27 हो जा रहा है। अब इन्होंने 27 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 2592। 27 एकम 27 बचेगा 2, 27 एकम 27 फिर 2 बचेगा, तो कट ही नहीं रहा 27 से। 27 एकम 27 थोड़ी होगा भाई, 27 निम्मा 216, 216 का मतलब 3 बच गया, 4 बच गया, तो कई बार चला जाएगा भाग। 216 घटाऊंगा 259 में से, 216 घटा दिया, 9 में से 6 गए 3 और ये 4, 43 बचेगा। 43 इसका मतलब तो 27 निम्मा 243 होते हैं, सॉरी 27 निम्मा 243 होते हैं, तो 6 1 162, 27 निम्मा 243, फिर 27 6 1 की वैल्यू 96 आ गई, 50 से गुणा करेंगे 96, कितना उत्तर आ जाएगा 4800। 4800 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। किसी को डाउट है तो बता दो। एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे और सवाल कर लो, मैं तो कहता हूँ लास्ट एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे और कर लो, ताकि हम अगली क्लास जब शुरू करें तो कुछ अच्छी चीजों के साथ शुरू करें, मेरा ये मानना है। यार आकाश, ऐसी छोटी छोटी चीजों में डिजिटल सम क्या बताऊं, बताओ। जहां बड़ी चीज होगी, मुश्किल कैलकुलेशन होगी, तब बताऊंगा डिजिटल सम। ये स्टार्ट प्रेजेंटिंग क्यों आता है नीचे लिखा हुआ, और कभी नहीं आता है। हाँ अभी ठीक है।
देखो, अब जैसे 10% की छूट है, दोबारा समझो, 1/10, 20% की छूट है 1/5, 25% की छूट है 1/4। तो 10 का सामान 9 में बिक रहा है, 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 4 का सामान 3 में बिक रहा है। 10 का 9 में, 5 का 4 में, 4 का 3 में, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया दोस्त, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27। आपने देखा 27 का डिस्काउंट है, 23 का डिस्काउंट है 50 पे, तो भैया 100 पे कितना होगा? 46%। 46% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या ये डिस्काउंट का हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ आया तुम्हें? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी अगली क्लास में भी यही चलेगा कि सीपी -%। अगली क्लास में 2 चीजें चलेंगी सैटरडे को और ये खत्म हो जाएगा। पहली चीज होगी सीपी और एमपी के रेशियो पे, और दूसरी होगी बेईमान दुकानदार पे। तो विल यू बी रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट गाइज? और उसके बाद शुरू कर देंगे। चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर बात करेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगता है बात करके, मिल के आपसे, तमाम परेशानियां हो, कोई भी दिक्कत हो फिर भी। और जयपुर मिलते हैं, 25 को भी 22 को भी जयपुर मिलेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। पढ़ाई करते रहिए, जो मैं तरीके बता रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। आप कोई मुश्किल सवाल भी लाएंगे या पूछेंगे तो जितने भी सवाल जरूरी हैं उन सबको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।